अनुकरणात्मक विधि। इस विधि में अध्यापक सर्वप्रथम संपूर्ण कक्षा के सम्मुख छोटे छोटे पद या बाल गीतों का आदर्श पठन करते हैं। यह विधि बालकों का उच्चारण सुधारने में सहायता करती है, परंतु इसका प्रयोग उस समय ही किया जा सकता है जब बालक अक्षर ज्ञान से परिचित हो जाए। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है। शब्दों का उच्चारण, कविता की लय, अभिनय, भाव भंगिमा सबका अनुकरण करते हुए बालक कविता, पद्य, बाल गीत, कहानी आदि को भली भांति सीख जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। माध्यमिक स्तर या उससे उच्च कक्षाओं में अनुकरणात्मक विधि का उपयोग दूसरे तरीके से किया जाता है। इस विधि में छात्रों को अनेक भाषा शैलियों वाले निबंध पढ़कर सुनाए जाते हैं। छात्र रुचि के लगने वाले निबंधों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर उनसे उसी प्रकार के निबंध लिखकर लाने को कहा जाता है। अनुकरण से निश्चय ही सीखने में मदद मिलती है। प्रारंभिक स्तर पर यह लेखन व उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है। लेखन हेतु दो प्रकार का अनुकरण होता है। रूपरेखा अनुकरण, मुद्रित पुस्तिकाएं जिसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। बालक उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है, जैसे क। स्वतंत्र अनुकरण, अध्यापक सामपट पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि वह नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे, जैसे क को देखकर बालक भी ऐसा ही लिखने का प्रयास करे। उच्चारण अनुकरण, इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द कहता जाता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते समय अनुकरण विधि उन भाषाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहाँ पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियाँ होती है, अथवा जहाँ पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। जैसे अंग्रेजी में पुट को बट, पुट को यू भी पढ़ा जाता है और पुट को अ भी पढ़ा जाता है। रचना हेतु अनुकरण विधि, इस विधि में जिस प्रकार की भाषा और शैली में रचना करानी होती है उसी भाषा और शैली पर आधारित रचना, गद्य, पद्य, नाटक आदि को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है। छात्र दिए गए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ, दीपावली पर लेख बताकर होली पर लेख लिखाना। ये विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। व्याकरण अनुवाद विधि, अनुवाद के माध्यम से व्याकरण की जानकारी देना संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, मराठी आदि भाषाओं के शिक्षण में विशेष सहायक हो सकता है। अनुवाद के लिए दिए गए वाक्यों का अपेक्षित भाषा में अनुवाद तभी किया जा सकता है जब व्याकरणिक ज्ञान हो। संस्कृत का ही हिंदी में अनुवाद या हिंदी का संस्कृत में अनुवाद तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जब व्याकरण के सभी अंगों का विधिवत जानकारी छात्रों से कराई गई हो। अनुवाद का निरंतर अभ्यास करने से व्याकरण का ज्ञान छात्रों को इस विधि से कराया जा सकता है। संस्कृत में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा सर्वप्रथम अपनाए जाने के कारण भंडारकर विधि भी कहते हैं। किसे? अनुकरण विधि को, या अनुवाद विधि को? अनुवाद विधि। संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि के शिक्षण की प्राचीन परंपरागत विधि ये अनुवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। गुण, बड़ी सरलता से पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। भाषा कौशलों की दक्षता का उद्देश्य
हो तथा द्वितीय भाषा के ढांचों, ध्वनियों, शब्दों, पदों एवं वाक्यों के ढांचे का ज्ञान कराना। बालक को इन ढांचों का प्रयोग आना चाहिए, न कि नियम। द्वितीय भाषा के शब्दों एवं वाक्य रचनाओं का ज्ञान आना चाहिए, न कि नियम तथा मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। दोष उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याकरण ही अध्ययन का मुख्य विषय है। इसमें उच्चारणाभ्यास, मौखिक कार्य, रसानुभूति आदि उपेक्षित रह जाते हैं। इस विधि में अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याकरण, फिर शब्द, वाक्य, संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। द्विभाषी पद्धति। इस विधि की खोज एवं विकास हाल ही में वेल्स के सीजे डॉडसन महोदय द्वारा किया गया। द्विभाषी पद्धति डॉडसन महोदय द्वारा विकास किया गया, अतः सीजे डॉडसन ही इस विधि के प्रवर्तक है। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि दोनों के मध्य सेतु का कार्य करती है। इस दृष्टि से विशिष्ट विधियों का उल्लेख निम्नलिखित है। अनुवाद विधि द्विभाषी शिक्षण पद्धति की ये सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। प्राचीन भाषाओं संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि का शिक्षण इस प्रणाली से होता आया है। द्विभाषी भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएँ इस विधि पर आधारित होती हैं। इस प्रणाली में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। उदाहरणतः संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि बालक अष्टाध्यायी या सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर ले। अरे मर गया मरा बटा ने कही है। द्वादशे वर्षे व्याकरण स्वेस्ते अर्थात प्रारंभिक 12 वर्षों तक व्याकरण की शिक्षा चलनी चाहिए। आज भी अंग्रेजी सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष विधि इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अर्थात बातचीत और मौखिक अभ्यास द्वारा दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। व्याकरण के नियम पर बिना बल दिए वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के व्यवहारिक रूपों को सहज रूप में सिखाना प्रत्यक्ष विधि की विशेषता है। इस पद्धति से व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। इस पद्धति में चित्रों एवं शैक्षिक सहायक सामग्रियों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादकों का कहना है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में सीधा संबंध होना चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं चाहिए। अतः शब्द का अर्थ है उस शब्द की घोतक वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर ही समझाया जाता है। किंतु इस विधि में कठिनाई यह है कि कुछ संज्ञा शब्दों, पुस्तक, कलम, गेंद, कागज, कुर्सी, मेज, लड़का, लड़की आदि का ज्ञान तो करा दिया जाता है, पर भाववाचक शब्दों एवं विशेषणों एवं संरचनाओं शब्दों के ज्ञान में बड़ी कठिनाई होती है। इस विधि में दूसरी कठिनाई यह है कि वाक्य संरचनाओं का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं करवाया जा सकता। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा कुछ वाक्यों की संरचना तो बता दी जाती है, पर सही प्रकार की वाक्य संरचनाओं का ज्ञान करवाना बहुत कठिन है। गुण ये शिक्षक के समय, श्रम और ऊर्जा की बचत करती है। कौन सी द्विभाषी पद्धति डॉडसन वाली। ये हमारे देश के सामान्य विद्यालयों के साधारण शिक्षकों को लेकर सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों एवं सर्वदर्शी सामग्री यदि आवश्यकता नहीं होती है। दोष मातृभाषा के समान शुद्ध शब्द बदलाना प्राय हर जगह असंभव होता है। इस विधि में चिंतन शक्ति नष्ट होती है। इस विधि में पठन एवं लेखन कौशलों की अपेक्षा कर दी जाती है। अन्य बातें इस विधि के अंतर्गत शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, वाक्य संरचना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। कठिन शब्दों को मातृभाषा में स्पष्ट करने के बाद मातृभाषा का उपयोग किए बिना मूल पाठ्य भाषा में ही अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार दो भाषाओं का प्रयोग किए जाने के कारण ही इस विधि को द्विभाषी पद्धति कहते हैं। CIFEL हैदराबाद के
HNL शास्त्री के अनुसार भारतीय पारिस्थितिकी में यह विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ध्वन्यात्मक या ध्वनि साम्य विधि, इस विधि के अंतर्गत ध्वनि की समानता रखने वाले वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है, जैसे धर्म, क्रम, चरम, मरम, शरम, शरणम, सरम और श्रम, क्रम, भ्रम आदि। समान ध्वनि वाले वर्णों को एक साथ वाचन करवाना ही ध्वन्यात्मक विधि के नाम से जानी जाती है। इसमें केवल ध्वनियों पर ही अधिक बल दिया जाता है। ध्वन्यात्मक विधि की विशेषताएं, प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने समान ध्वनि वाले शब्द रखे जाते हैं। इस विधि में बच्चों की शब्दावली में शब्द पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं। किसी एक ही वाक्य में शब्दों का मेल होता है। इस विधि में शब्दों, वाक्य खंडों और वाक्यों की ध्वनियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विधि में ध्वनियों का, उनके उच्चारण तथा अक्षर विन्यास का भी अभ्यास हो जाता है। यह विधि संश्लेषणात्मक कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें अक्षर से आरंभ करते हैं और अक्षरों के जोड़ या संश्लेषण से शब्द बनाते हैं। रसास्वादन विधि, रसास्वादन शब्द दो शब्दों के योग से बना है। रस प्लस आस्वादन, रस का अर्थ होता है आनंद तथा आश्वासन का अर्थ होता है ग्रहण करना। जब कोई रचना उचित स्वराघात, उपयुक्त गति, भाव, भंगिमा एवं लहजे के साथ प्रस्तुत की जाती है, तब उसे रसास्वादन विधि कहते हैं। भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है। जब किसी कविता के मूल भाव को छोड़कर केवल शब्दों के रस को ग्रहण किया जाता है, तब उसे रसास्वादन विधि कहते हैं। अध्यापक का लक्ष्य कविता का अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थ बनाना है। कविता के भावों को हृदयंगम करके कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करना और भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेना इस विधि की सार्थकता है। इसका प्रयोग सभी स्तर पर हो सकता है। जब छोटे छोटे बच्चे प्रयाण गीतों का पाठ करते हैं, अभिनय करते करते तन्मय हो जाते हैं, उस समय भी रसानुभूति काव्य स्वादन की चरम सीमा है। यह उपस्वर विधि है, अर्थात कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात उसकी रसानुभूति कराने के लिए काव्यानंद की अनुभूति कराना। गुण, इस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थियों की विषय में रुचि उत्पन्न होती है। भावनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। कवि की अभिप्रेत भावों तक छात्रों को ले जाना, कवि के भावों तक छात्रों को ले जाना रसानुभूति में सहायक होता है। दोष, शिक्षण की मूल भावना या मूल अर्थ गौण हो जाता है। व्याकरण एवं साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा कर दी जाती है। वाचन विधि, वाचन शब्द संस्कृत की वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात बालक को पढ़ना सिखाना ही वाचन शिक्षण के अंतर्गत आता है। ध्वनि वाचन शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। संस्कृत भाषा में वाचन के लिए ऊंचे स्वर में पढ़ना या पढ़कर सुनाना। शिक्षा के क्षेत्र में वाचन से तात्पर्य अर्थ ग्रहण करने से। वाचन का तात्पर्य क्या है? अर्थ ग्रहण करना। इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक विषय वस्तु का वाचन करता है, जिसे आदर्श वाचन कहते हैं। तत्पश्चात छात्र उसका अनुकरण करता है। शिक्षक शुद्ध उच्चारण, ध्वनि का आहारो अवरोह, भावानुकूल, स्वर की उच्चता और मंदता, प्रसंग के अनुसार वाणी की ओजस्विता, मधुरता, विराम चिन्हों का ध्यान, ललित भाव, भंगिमा, वाणी की तीव्रता, श्रोता समूह की संख्या के आधार पर आदि का ध्यान रखकर पाठ का आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन में शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। आदर्श वाचन का प्रयोजन है छात्रों को गद्यांश का सामान्य प्रवाह तथा उद्देश्य समझाना। उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करना। तत्पश्चात कक्षा के अच्छे छात्रों का अनुकरण वाचन कराया जाता है। शेष छात्र मौन वाचन में मग्न रहते हैं। अनुकरण वाचन के समय
शिक्षक को उतना ही सजग और सतर्क रहना पड़ता है जितना अन्य सोपानों में। उसे छात्रों के पाठ वाचन करते समय की गई उच्चारण की त्रुटियों का निवारण करते रहना चाहिए। वाचन के उद्देश्य भाव ठीक ठीक समझने की क्षमता उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, अभिव्यक्ति की क्षमता, उनमें पढ़ते हुए लिपिबद्ध विचार के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना, त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करना, छात्र कहानियों, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों तथा समाचार पत्रों की पढ़ने में रुचि ले। वाचन का महत्व, धारणा चतुर्विधि वाचन एक कला है तथा ये ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है। पढ़े हुए अंश का सार खोलकर लिखकर व्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है न ही लेखक। वाचन मृत्यु पर्यंत मनुष्य का साथी है। आप अकेले घर में बैठे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं अथवा बीमार पड़े, ऐसे समय में आप पुस्तक उठाइए और उसके पठन का मजा चाहिए। अच्छा, अब आप फ्री बैठे हो तब पुस्तक उठाओ और उसके पठन का मजा चखो। वाचन शिक्षण का क्रम, छात्रों को वाचन की पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप में वाचन के विभिन्न स्तरों पर निपुण बनाया जाए। वाचन शिक्षण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं: पुस्तकों के पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न करना, शब्द शब्दांशों एवं वाक्यों का बोध कराना, गंभीर की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, विश्लेषण एवं निष्कर्ष की भी क्षमता उत्पन्न करना। वाचन शिक्षण की विधियां: संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि। अक्षरबोध विधि प्राचीन विधि है। इसमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें शब्द बनाने सिखाए जाते हैं। शब्दों को जोड़कर वाक्य रचना की ओर बढ़ते हैं। यह विधि भाषा की इकाई अक्षर अथवा वर्ण को मानती है। अक्षरबोध विधि के दोष: बालक की उन अक्षरों को सीखने में रुचि नहीं होती है। इससे छात्रों में एक एक कर पढ़ने की आदत पड़ जाती है, अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, बालकों का अधिकांश समय वर्णमाला के रटने में चला जाता है। ध्वनि साम्य विधि, इस विधि में भी बालक अक्षर से शब्द की ओर बढ़ता है। बालकों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ ध्वनि साम्य वाले शब्दों का भी ज्ञान कराया जाता है। यह विधि प्रारंभिक कक्षा में ही ठीक रहती है। ये वाचन में निपुणता लाने के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि में शब्दों व वाक्यांशों की ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है। निष्कर्षतः इन दोनों पद्धतियों को ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं। इन पद्धतियों द्वारा बालकों में अक्षर ज्ञान की रुचि उत्पन्न करने के लिए अब चित्रों का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि, देखो और कहो विधि में शब्दों का परिचय करवाया जाता है, चित्रों को माध्यम बनाया जाता है। यह पद्धति बड़ी ही आकर्षक और रोचक है। अनेक बार उस चित्र और शब्दों को देखने के बाद उस शब्द का चित्र बालक के मानस पटल पर गहरा अंकित हो जाता है। जब जब वह उस वस्तु या चित्र का स्मरण करता है तब तब उसे वह शब्द चित्र भी याद आ जाता है। इस शब्द चित्र में कई वर्ण होते हैं, जैसे स, ल, ग, म। इन सभी वर्णों से वह भली भांति परिचित हो जाता है। उदाहरण के लिए बालक को आम का चित्र दिखाकर उसमें आम पढ़ाना सिखाना, जैसे आ और म अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा। देखने और व्यवहार में यह विधि अत्यंत रोचक ज्ञात होती है, परंतु इसके प्रयोग से बालकों को शब्द ज्ञान सीमित ही रहता है, क्योंकि सब वस्तु बता के ज्ञान नहीं करवाया जा सकता। ये विधि देखो और कहो विधि का ही परिवर्धित व उन्नत रूप है। इसमें बालक का ज्ञान वाक्य से प्रारंभ किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक को अपने मनोभावों के अनुसार पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि के आधार
पर पढ़ाया जाना चाहिए। इस विधि में वाक्य श्यामपट्ट या चार्ट पर लिखकर अथवा चित्र दिखाकर उसके नीचे प्रयुक्त संगत व सार्थक वाक्य लेकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्र चित्र देखते हैं और अध्यापक के उच्चारण के अनुसार फिर स्वयं वाक्य उच्चारण करते हैं। इस प्रकार याद करते हैं। अनुकरण विधि, अध्यापक शब्द का उच्चारण करता है। अनुकरण विधि, अध्यापक शब्द का उच्चारण करता जाता है तथा बालक अनुसरण करते रहते हैं। ये एक प्रकार से देखो और कहो विधि का रूपांतरण है। इसे हम सुनो और कहो विधि कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में अधिक लाभदायक है। कहानी विधि, कहानी विधि को हम वाक्य शिक्षण विधि का दूसरा रूप कह सकते हैं। कहानी विधि छोटे शब्दों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। मेंजिल कहते हैं छोटे बालक कहानी सुनना सबसे अधिक पसंद करते हैं, अतः कहानी विधि सर्वोत्तम रहती है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि अध्यापक के स्तर पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड का प्रयोग शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। बालक व्यवस्थित उच्चारण की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनमें एकाग्रता आ जाती है। सामूहिक पठन विधि, समस्त कक्षा सामूहिक रूप से अनुकरण करती रहती है। अक्षर नाम से भली भांति परिचित हो जाए। कविता विधि, गद्य में जो स्थान कहानी विधा का है, पद्य में वही स्थान कविता विधि का है। वाक्य कविता की पंक्तियों के रूप में होता है। साहचर्य विधि, ये विधि आधुनिक पाश्चात्य विधियों की ही देन है। इस विधि का आविष्कार मैडम मोंटेसरी ने किया। किसका? साहचर्य विधि का, मैडम मोंटेसरी। इस विधि में कुछ वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है। वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं। पुनः कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर दिया जाता है और उन्हें उन कार्डों को उचित स्थान पर रखने को कहा जाता है। बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कार्डों को यथास्थान रखने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि से अभ्यास करते करते बालक अनेक शब्दों और वर्णों से परिचय प्राप्त कर लेता है। इसमें छात्र को कुछ संज्ञाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसका उपयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि से कुछ सीमित शब्दों का ही ज्ञान करवाया जा सकता है, सभी शब्दों का नहीं। अतः इस विधि की अपनी सीमा अवश्य है, परंतु मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है, यही उसकी विशेषता है। व्यक्तिरेक विधि, इससे भाषा तथा भाषा की ध्वनि, रूप, शब्दावली, वाक्य व्यवस्था के समान असमान तत्वों के आधार पर तैयार की गई पाठ्य सामग्री को सरल से कठिन की ओर के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। समुचित भाषा के सहारे व्याख्या द्वारा दोनों भाषाओं को ध्वनि रूप, शब्द, वाक्य व्यवस्था के अंतर को स्पष्ट किया जाता है। व्यक्तिरेक विधि में मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ध्वन्यात्मक संरचना, रूप रचना, वाक्य गठन, मुहावरे, शब्द समूह आदि के क्षेत्र में मातृभाषा और द्वितीय भाषा का अंतर, समानता असमानता स्पष्ट रूप से जान लेने से बालक नई भाषा के यथार्थ स्वरूप को ठीक प्रकार से पहचानता और ग्रहण करता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर है कि मातृभाषा और द्वितीय भाषा का एक वर्णनात्मक व्याकरण बनना चाहिए जो उन दोनों के सही रूप को प्रकट कर सके। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। ये एक प्रकार से खेल विधि मानी जाती है। इसमें खेल के द्वारा भाषा की शिक्षा दी जाती है। एक छात्र एक पद बोलता है तथा उसका विलोम पद बताते सत्य असत्य, विवेक अविवेक, अमर मरते, राजा रंक। यह विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रयुक्त होती है। भोलानाथ तिवारी ने इस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। इस विधि का प्रयोग दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। दल शिक्षण मिशिगन और हार्वे। दल शब्द का अर्थ होता है समूह, अर्थात जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। दल शिक्षण विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र
मिशिगन और हार्वे द्वारा किया गया है। इसमें समय सारणी का निर्माण नए सिरे से किया जाता है तथा बैठक व्यवस्था भी अलग करनी होती है। परिभाषाएं। कार्लो और ओल्सन महोदय के अनुसार अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त 2-3 अध्यापक परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं एवं एक ही समय में छात्र समूह को पढ़ाते हैं, तब वो विधि दल शिक्षण विधि कहलाती है। डेविड वार्विक के अनुसार टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें नई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों, दक्षताओं और को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। चेपी पुरोहित के अनुसार दल शिक्षण विधि अध्यापक की आधुनिक तकनीकी है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा की अध्ययन संबंधी योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। सैलिन और ओल्ड के अनुसार दल शिक्षण अनुदेशनात्मक संगठन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वालों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है। वे एक ही छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु है उसके किसी महत्वपूर्ण अंग का एक साथ शिक्षण कार्य करते हैं। कार्यप्रणाली। दल शिक्षण प्रणाली के 3 सोपान होते हैं: योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन। योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन। दल शिक्षण के सिद्धांत। अधिगम का निरीक्षण, शिक्षक की जिम्मेदारी, तत्पर रखने का सिद्धांत, तत्पर रखने का, छात्रों की संख्या, समस्या समाधान, सामग्री के चयन का, सामग्री के प्रयोग का, विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का, अनुशासन स्थापना का, शिक्षक क्षमता का, निश्चित समय अवधि का। योजना। विषय का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण, अपेक्षितगत व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन, छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण, शिक्षकों की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार कार्य वितरण, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन। छात्रों की उपलब्धि स्तर व उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के लिए मौखिक या लिखित परीक्षा। मूल्यांकन के आधार पर योजना बनाना। गुण। यह विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है। समय, धन, शक्ति का सदुपयोग होता है। छात्रों में अनुशासन भावना का विकास होता है। छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है। संतुलित सामाजिक विकास संभव। दोष। आर्थिक भार अधिक हो जाता है। समन्वय करने में कठिनाई हो जाती है। दल के सदस्यों में सहयोग की भावना कम पाई जाती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होता है। हर्बटीय विधि। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्बट के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने 5 चरणों में अध्यापन करने की एक विधि का सूत्रपात किया जिसे हर्बटीय विधि कहा जाता है। ये 5 पद है: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। तुलना का संबंध। प्रस्तावना। वर्तमान पाठ को पढ़ने के लिए छात्र को मानसिक तैयारी करना इस चरण के अंतर्गत है। प्रस्तावना में अध्यापक 2 या 3 प्रश्नों के द्वारा छात्रों से उत्तर लेकर यह निकलवाने का प्रयास करता है कि आज कक्षा में उसे क्या पढ़ाया जाने वाला है। प्रसंग का ज्ञान कराकर वस्तुतः छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से सम्मत करने का प्रयास प्रस्तावना में किया जाता है। पाठ की सफलता बहुत हद तक एक अच्छी प्रस्तावना पर निर्भर रहती है। प्रस्तुतिकरण। विषयोपस्थान। संपूर्ण पाठ को 2 या 3 खंडों में विभक्त
कर छात्रों के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे समग्र पाठ्य सामग्री उनकी समझ में आ जाए। इसे पाठ का प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा किया गया आदर्श वाचन छात्रों का अनुकरण वाचन काठिन्य निवारण एवं केंद्रीय बोध के प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। तुलनात्मक सहयोग छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान वर्तमान नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है तथा अन्य विषयों के ज्ञान का स्थानांतरण भी किया जाता है। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निवारण, व्याख्या, शंका समाधान आदि की अपेक्षा शिक्षक से छात्रों को रहती है। योग्य शिक्षक उपयुक्त उदाहरणों दृष्टांतों से विषय को सरल सुबोध बनाकर प्रस्तुत करता है। सामान्यीकरण विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर उसका सामान्यीकरण करते हैं। गद्य शिक्षण में इस स्तर पर पुनरावृत्ति की प्रश्न, जबकि कविता शिक्षण में भाव साम्य की कविता देकर सामान्यीकरण किया जाता है। अपने पूर्व संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ को तुलना कर विद्यार्थी सामान्य सिद्धांतों का पता या निष्कर्ष लगाते हैं। व्याकरण के पाठों का सामान्यीकरण विशेष लाभदायी होता है। प्रयोग सीखे हुए नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य सिद्धांत बनाकर विद्यार्थी से उनका प्रयोग भी कराया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी को कहाँ कार्य गृह कार्य लिखित रूप में करके लाने को कहा जाता है। पढ़ाए गए विषय को विद्यार्थी ने किस सीमा तक समझा है, इसका मूल्यांकन भी इस सोपान में किया जाता है। हर्बटीय विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसे शिक्षण में क्रमबद्धता रहती है। भाषा शिक्षण में ये सोपान अत्यंत लाभप्रद होते हैं। विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। भाषा शिक्षण में खेल विधियों का विवरण। मोंटेसरी विधि इटली देश के निवासी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा देने में जिस विधि का प्रयोग किया उसे उन्हीं के नाम से मोंटेसरी विधि कहा जाता है। इसमें बालकों को खेल द्वारा स्वतंत्रपूर्वक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनके कार्य में शिक्षक हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें शिक्षक का काम प्राय महिलाएं करती है ताकि वे बालकों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सके, उनके स्नेह का व्यवहार कर सके। इसमें शिक्षक बालकों की इच्छा और आवश्यकता अनुसार ही मार्गदर्शन करता रहता है। इस विधि में न कोई कक्षा व्यवस्था होती है, न कोई समय विभाग चक्र। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा अवसर मिलता है। डॉक्टर मोंटेसरी ने शिक्षण सामग्री के लिए डिडक्टिव एपरेटस का निर्माण किया। उनका प्रयोग करते समय बालक स्वयं अपनी सफलता और भूलों को समझता जाता है। प्रत्येक बालक की रुचि और शक्ति भिन्न भिन्न होती है, अतः इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें बालक की बौद्धिक शक्ति के विकास के साथ साथ उनमें शारीरिक, सामाजिक व भाषा संबंधी विकास के लिए भी शिक्षक द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं। ये विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर, खेल खेल में शिक्षा और करके सीखना जैसे सिद्धांतों के अनुपालन पर विशेष बल देती है। मोंटेसरी विधि के उपकरण या साधन या वस्तुएं खेल खेल में शिक्षा और करके सीखना, उद्देश्य मांसपेशियों और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। ज्ञानेंद्रियों के नाम आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उपकरण आदि। कुर्दरी, चिकनी तख्तियाँ उपकरण या साधन। कुर्दरी, चिकनी तख्तियाँ, लकड़ी के विभिन्न आकार के सिलेंडर, लकड़ी प्लास्टिक के रंग बिरंगे टुकड़े, मोतियों, चार्टों, कार्डबोर्ड, रेंगमाल के टुकड़ों पर लिखे गए शब्दों
चित्रों शब्द रचना के सेट कार्डों जैसे शैक्षिक उपयोग पर बालक का ज्ञान बढ़ाना। भाषा शिक्षण का आधार प्रारंभिक स्तर पर ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा होने से इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरणों का उपयोग करके बालकों को आँख, कान, नाक, जीभ, अंगुलियों आदि के प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करता है। पढ़ना सीखने से पूर्व लिखना सीखने की पूर्व तैयारी के लिए 4 वर्ष तक बालक को कागज या पट्टी पर पेंसिल या कुची चलाने व घुमाने का अभ्यास देकर उनसे आकृति और चित्र बनवाए जाते हैं। चिकने सादे कागज पर सैंड पेपर से बने अक्षरों के कार्डों को चिपकाकर अक्षरों की आकृति को समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। अक्षरों की आकृति पर बार बार अंगुली घुमाकर बालक जब उन्हें पहचानने का अभ्यास करते हैं तब शिक्षक उनका उच्चारण करता जाता है, जिससे बालक अक्षरों की ध्वनि और आकृति में सामंजस्य स्थापित कर सके। इसमें वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य तथा पढ़ना सीखने से पूर्व लिखना सीखने का अभ्यास देना जैसी अमनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। भाषा शिक्षण की ये एक अच्छी क्रियात्मक प्रणाली है। इसको लागू करके बालक को औपचारिक विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व अच्छी प्रकार से तैयार किया जा सकता है। बाल उद्यान विधि छोटे बालकों के शिक्षण के लिए ये दूसरी विधि है। पहली कौन सी है? मारिया मोंटेसरी वाली। इसका प्रयोग जर्मनी देश के लिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने 3 से 7 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने के लिए किया था। उसने पहले विद्यालय को एक उद्यान का रूप दिया जिसको किंडरगार्टन फ्रोबेल है, मारिया मोंटेसरी वो अपनी अलग ही है। फ्रोबेल का कहना था कि इस उद्यान में शिक्षक माली है और बालक फूलों के पौधे हैं। माली का काम सामग्री जुटाना मात्र है, पौधों को स्वतंत्रता से विकसित होने देना चाहिए। इसलिए उसकी तरह बालकों के शिक्षण के लिए जो विधि अपनाई गई वो बाल उद्यान विधि है। इस विधि की मुख्य विशेषता है स्वतंत्र वातावरण, स्वतः विकास की प्रक्रिया, एकता की भावना, खेलों के माध्यम से शिक्षा, सामूहिक भावना का विकास और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण। उसने शिक्षण सामग्री के नाम पर कुछ विशेष उपहार बनाए जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने, शारीरिक शक्ति को विकास करने, भाषा तथा गणित संबंधी प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए किया जाता था। वे उपहार इस प्रकार हैं: आकर्षक एवं विभिन्न रंगों से रंगी हुई ऊन की गेंद, लकड़ी की एक गेंद और घनाकार एक गुटका। छोटे घनाकार 8 गुटकों से बना हुआ एक बड़ा घनाकार गुटका, एक बड़ा घन जो 8 आयताकारों में विभक्त होता है, एक बहुत बड़ा घन जो 20 घनों में विभक्त होता है, 2 रंगों में रंगे हुए सुंदर लकड़ी के चौकोर और त्रिभुज। भाषा शिक्षण में फ्रोबेल ने वर्ण परिचय पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें वर्ण और उनसे संबंध चित्रों में सामंजस्य स्थापित कर दी। बालकों को वर्ण पहचानने का अभ्यास दिया जाता है। चित्रों और चार्टों के माध्यम से बालकों को कहानी सुनने और वार्तालाप करने का अवसर दिया जाता है। बालक क्रियात्मक ढंग से भावगीतों को स्वर बोलना सीखते हैं और इस तरह खेल खेल में ही वे भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। खेल विधि सर्वप्रथम हेनरी कॉल्डवेल कुक ने भाषा की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि भाषा शिक्षण का कोई भी कार्य खेल की भावना से बालकों को अच्छी प्रकार से सिखाया जा सकता है। उनका कहना था कि कोई भी काम बालकों के लिए खेल बन सकता है बशर्ते बालकों को उसमें रुचि हो और वे उसमें आनंद प्राप्त कर सकें। खेल विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है क्योंकि इसमें बालकों की रुचि
स्वतंत्रता, क्रिया आदि से संबंध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति होती है। भाषा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग सबसे अच्छा है। हिंदी भाषा के शिक्षण में श्रवण और पठन के साथ साथ बालक की स्वानुभूति भी आवश्यक होती है। वर्णों, शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों से संबंध चित्रित कार्डों द्वारा बालकों को अनेक प्रकार के खेल खिलाए जा सकते हैं। बालकों की टोलियां बनाकर वार्तालाप, संवाद, अभिनय, वाचन, शिक्षण और क्रियात्मक शब्दों के खेल आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे उनकी ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण हो जाए, पेशियां सक्रिय बने, भाषाई ज्ञान में वृद्धि हो तथा शिक्षण में पूरी स्वतंत्रता मिलने से उनमें आत्मविश्वास की भावना जगे। प्रारंभिक अवस्था में स्काउटिंग, प्रहसन, शब्द और वाक्य रचना के खेल खिलाए जावें। अंत्याक्षरी, एकाकी आदि कार्यक्रम 4वीं 5वीं कक्षा में करवाना चाहिए। कक्षा से बाहर विद्यालय स्तर पर पहेलियाँ के अर्थ बताना, श्रुत साम्य शब्दों के अर्थ में अंतर बदलाना, सूक्तियों और सुभाषितों को बोलना व सुलेख में लिखना, जयंतियों और पर्वों के अवसर पर प्रासंगिक वाद विवाद, कविता पाठ और कवि सम्मेलन या कवि दरबार और कवि गोष्ठी का आयोजन करना, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करना जैसे अनेक भाषाई कार्यक्रम अपनाए जा सकते हैं। भाषा शिक्षक का मुख्य लक्ष्य बालकों में प्रत्येक खेल कार्यक्रम से भाषाई कौशलों की वृद्धि करना होना चाहिए। डॉल्टन विधि 1920 में हेलन पार्कस्ट डॉल्टन नामक नगर से एक विद्यालय में इस विधि द्वारा शिक्षण प्रारंभ किया। इसके प्रमुख सिद्धांत डॉल्टन विधि पार्कस्ट की। बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण, स्वाध्याय पर बल, अध्ययन और शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षक का कार्य मार्गदर्शन करना, इसे स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। यह विधि किशोर बालकों के लिए उपयुक्त रहती है। इसके अंतर्गत बालक किसी भी विषय कक्ष में जाकर प्रस्तुत पुस्तकों और अध्ययन उपकरणों के माध्यम से अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार जितनी देर चाहे, जिस प्रकार चाहे अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक कक्ष में विषय विशेष शिक्षक उपस्थित रहता है ताकि आवश्यकता अनुसार बालक उनमें मार्गदर्शन ले सकते हैं। प्रत्येक छात्र को सत्र में जितना कार्य करना है अथवा ज्ञान प्राप्त करना है उसका मासिक विभाजन करके उसे अगले मास की पहली तारीख को पूरा करना होता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसे पूर्ण करने के लिए छात्र स्वयं अपनी योजना बनाकर पूरा करता है। कमरे में पुस्तकें, यंत्र, सहायक सामग्री, चार्ट्स, चित्र, प्रयोगशाला संबंधी उपकरण उपलब्ध होते हैं। भाषा शिक्षण में इन उच्चारण, पठन, लेखन, रचना कार्य आदि की शिक्षा बहुत अच्छे रूप से दी जा सकती है। विनेट का विधि कार्लस्टन। विनेट विधि या विनेट का विधि कार्लस्टन की है। अमेरिका में विनेट नामक स्थान पर कार्लस्टन ने प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग किया जो विनेट विधि कहलाई। विनेट विधि या विनेट का विधि। बालक इसके अंतर्गत अपनी गति से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। एक ध्येय पत्र में निर्धारित कार्य लिख दिया जाता है जिसे बालक पूरा करता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो बालकों के कार्य का निरीक्षण करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। डैक्रोली विधि। डैक्रोली नामक एक शिक्षा शास्त्री ने मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया उसे डैक्रोली विधि कहते हैं। इस विधि में बालकों की रुचि के आधार पर शिक्षा दी जाती है। भोजन, भौतिक तत्व, सुरक्षा, कार्य क्षमता के आधार पर बनाकर बालक का शिक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जैसे कार्य पर बल दिया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें पुस्तक को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षण स्वयं अपनी सूझबूझ से बालकों की रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं का कार्य करवाता है।
करवाता रहता है। इसमें भाषा संबंधित जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वह बालकों को देता जाता है। इस विधि में अनेक भाषाई कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बालकों में प्रत्येक खेल कार्यक्रम से भाषाई कौशलों में वृद्धि करना होता है। बेसिक शिक्षा विधि। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। इस पद्धति में विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला। इस विधि के सम्मुख दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके नीचे उन वस्तुओं के नाम बड़े अक्षर में लिखे रहते हैं। इस प्रकार अक्षरबोध के बाद बालकों को आधारभूत शिल्प की जानकारी से संबंध पुस्तक के ज्ञान दिया जाता है। शिल्प से ही संबंध पाठ व कविताएं होती हैं। शिल्प के संबंध में पत्र व्यवहार, रिपोर्ट लिखना आदि क्रियाओं में भाषा का लिखित रूप भी विद्यमान रहता है, किंतु इस पद्धति में ग्राम्य तत्व अधिक है। नगर के बालक इसमें कम रुचि लेते हैं। भाषा को इसमें गौण स्थान मिलता है। ये विधि बड़ी कक्षाओं की अपेक्षा करती है। इसके अतिरिक्त खेल की अन्य विधियों में भी, जिनका पूर्व में वर्णन किया गया है, प्रोजेक्ट विधि, निर्देशित स्वाध्याय दल विधि। भाषा शिक्षण की विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के अन्य पहलू या सिद्धांत। भाषा शिक्षण की विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम कुछ सामान्य सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिन्हें शिक्षक को हर प्रकार के पाठ पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। रुचि जागृत करने का सिद्धांत। बालक के लिए शिक्षण उस समय तक कारगर नहीं होगा जब तक उसमें सीखने के लिए रुचि जागृत न हो जाए। पहले बालक को दंड या अनुशासन द्वारा नियंत्रित करके ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया जाता था, पर अब इस बात पर बल दिया जाने लगा कि बालक के शिक्षण की रुचि को जागृत करना आवश्यक है। प्रेरणा का सिद्धांत। रुचि और प्रेरणा के सिद्धांत को अलग अलग सिद्धांतों का रूप न देकर एक ही सिद्धांत मानना ठीक होगा, क्योंकि रुचि जागृत होने पर अधिगम की प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही बालक में रुचि का विकास होता है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रेरक है। उद्देश्यहीन प्रयोजना रहित कार्य मानसिक शिथिलता उत्पन्न कर देता है। अतः भाषा शिक्षण की प्रयोजनपूर्ण तथा स्वदेशी होना चाहिए। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। बालक को भी सीखने में उसी समय आनंद आता है जब तक वह क्रिया द्वारा अपने आप सीखता है। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जो कुछ बालक को सिखाया जाए वह उसको निष्क्रिय श्रोता बनाकर नहीं, अपितु उसमें उसकी सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि किसी भी विषय को पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जीवन में आने वाली परिस्थितियों से संबंधित है या नहीं। बालक उन बातों विषयों को सरलता से सीख लेता है जो उसके जीवन से संबंधित होते हैं। इसी दृष्टि से भाषा शिक्षण में बालक के अपने अनुभवों को उदाहरण लेने से बालक को भाषा की जटिलता समझने से आसानी होती है। नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण कार्य सफल बनाने के लिए शिक्षक को पाठ्य विषय का पहले से नियोजन कर लेना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है और किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। लोकतंत्री व्यवहार स्वतंत्रता का सिद्धांत। कक्षा में शिक्षक को शिक्षण लोकतंत्री व्यवहार से कराना चाहिए। बालक को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह खुलकर अपने मनोभावों को प्रकट कर सके। स्तरानुकूल क्रमानुसार शिक्षण का सिद्धांत। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम धीरे धीरे क्रमानुसार विकसित किया जाना चाहिए। प्रयत्न का सिद्धांत। भाषा एक जटिल एवं सूक्ष्म विषय है। भाषा प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। श्रुतिले वाक्य रचना, स्वस्वर पठन, अनुवाद जैसे कार्यों में प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। चयन का सिद्धांत। शिक्षण को
शिक्षक को उस ज्ञान का चयन करना चाहिए जो बालकों के लिए उपयोगी हो। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। प्रत्येक पाठ को निश्चित उद्देश्य का शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत। शिक्षक को अपना काम पढ़ाने से पूर्व सुविधा अनुसार उसे विभिन्न सोपानों में विभाजित कर लेना चाहिए। स्वयं संशोधन का सिद्धांत। भाषा सीखने में बालक स्वयं संशोधन करता चला जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सभी बालक बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि में समान नहीं होते। इसी कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखें। आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास से ज्ञान स्थायी हो जाता है और कठिन प्रकरण भी सरल हो जाता है। बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। बोलने और लिखने की क्रिया में परस्पर सामंजस्य न होने के कारण वर्तनीगत अशुद्धियाँ हो जाती है। लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में बोलना, मौखिक कार्य सीखने के बाद लिखना सीखना चाहिए। स्वाभाविकता का सिद्धांत। शिक्षा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है। वह स्वभावतः बोलना सिखाता है और सुनकर तथा बोलकर भाषा का विकास करता है। निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। बालकों से जो क्रियाएं संपन्न करवाई जाए वे रचनात्मक होनी चाहिए। अनुकरण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में अनुकरण का विशेष महत्व है। शिशु अत्यधिक अनुकरणशील होता है। बाल केंद्रित सिद्धांत। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए जिसमें बालक की रुचि, आयु, मनोदशा का ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अतिरिक्त शिक्षाविदों ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया है। शिक्षण के दौरान इन सूत्रों के उपयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक सरल, सुगम, स्पष्ट एवं रोचक बना सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका तात्पर्य यह है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त है उसी पर नए ज्ञान की नींव रखी जाए। जो कुछ बालक जानते हैं उसी को आधार बनाकर वह सिखाना चाहिए जो कि वे नहीं जानते। अतः शिक्षक को सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। शाहजहाँ के बारे में पढ़ाते समय ताजमहल से शुरू करना चाहिए क्योंकि ताजमहल ज्ञात है और शाहजहाँ अपेक्षाकृत अज्ञात। ज्ञात और अज्ञात के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाने से बालक की रुचि जागृत हो जाती है। सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र में स्पष्ट रूप से संकेत है कि बालक को पहले सरल का ज्ञान देना चाहिए, फिर जटिल का, जिसे समझना सामान्यतः बालक के लिए कठिन होगा। इसका मतलब ये हो कि बालक को पहले वह सीखना चाहिए जो वह सरलता से सीख सके। यह सरल का अर्थ है बालक की दृष्टि से शिक्षक अधिकतर इस बात का ध्यान नहीं रखते और अपनी दृष्टि से सरल और कठिन का निर्णय करते हैं। किसी विषय की मोटी मोटी बातें तो बालक के लिए सरल होती है पर विस्तार से दिया हुआ ज्ञान कठिन होता है। उदाहरण के लिए महाभारत की घटनाओं का ज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में देना सरल होगा पर पूरे ग्रंथ के रूप में समग्र जानकारी कठिन और दुर्लभ होगी। उदाहरण है, पहले भाषा के सरल भाषिक रूप हो, बाद में जटिल हो, मूर्त से अमूर्त की ओर। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिशु का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वह कम उम्र में ही सूक्ष्म या अमूर्त को समझ सके। केवल दृश्यमान वस्तुओं के द्वारा ही उसमें सूक्ष्म को समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। परंतु इस शक्ति के विकास के लिए हमें मूर्त से अमूर्त के सूत्र को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए दोस्ती की संभावना को समझने के लिए पहले हम उसे मूर्त रूप दोस्त से परिचित कराएं। पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए उसे पहले
पूर्ण रूप में सामने रखा जाए और बाद में उसके अंश को स्पष्ट किया जाए। यह सूत्र गेस्टल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पहले पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर उसके अंश या अंगों का। भाषा विकास में भी बालक वाक्यों को एक इकाई के रूप में सीखता है और उसके अलग अलग अंगों पर ध्यान बाद में देता है। विशेष से सामान्य की ओर, बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य की ओर ज्ञान ले जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, फिर उन उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाए। गुलाब एक प्रकार का फूल है, पर गेंदा, चंपा, चमेली आदि फूलों के अन्य प्रकार हैं। पहले हम एक एक फूल विशेष से परिचित कराएं, फिर बताएं कि इस प्रकार की सभी वस्तुएं पूर्ण कराती। आगमन से निगमन की ओर, इस सूत्र के आधार पर अनेक उदाहरण देकर नियम का निर्धारण किया जाता है। शिक्षक इस सूत्र का उपयोग विभिन्न विषयों के शिक्षण में कर सकता है। व्याकरण के पाठ में इसका उपयोग इस प्रकार हो सकता है। विभिन्न वाक्य लेकर उसमें नाम बताने वाले शब्दों को छांटने के लिए कहा जाए। फिर ये पूछा जाए कि यह नाम किस प्रकार का है, क्या वह व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है या किसी वस्तु का। अब बताया जा सकता है कि इस प्रकार के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। इस सूत्र के अनुसार बालक की रुचि जागृत रहती है, प्रत्येक स्तर पर कार्य करने के पश्चात उससे आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सूत्र के उपयोग में शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, किंतु उसका यह परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि इस सूत्र के अनुप्रयोग से शिक्षार्थी की अधिगम स्थायी और सार्थक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तार्किकता की ओर, तर्कों के आधार पर अपनी बात कहनी। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, शिक्षक को हर तथ्य का विश्लेषण करते हुए सूक्ष्म ज्ञान देना चाहिए। विषय वस्तु को छोटे टुकड़ों में समझते हुए उसमें स्वीकृत रूप से अवगत कराना चाहिए। अब आ गई हमारी क्वेश्चन सीरीज। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न है, तो वह है खेल विधि सबसे अलग है। शिक्षण उपागम में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। एलन और कीथ का महत्वपूर्ण योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में। किंडरगार्टन या जर्मन भाषा का शब्द सही अभिप्राय है। बच्चों का बाग, किंडरगार्टन का सही अर्थ है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया पार्कहस्ट ने। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है पाठ्य पुस्तक विधि का। मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल दिया जाता है, तो मातृभाषा के लिए बेसिक शिक्षण है। डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण दिया भाई। विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ाने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है पाठ्यपुस्तक विधि। डाल्टन प्रणाली आविष्कार पार्कहस्ट। हार्वर्ड द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो हार्वर्ड के शिष्य था जिलर। मॉन्टेसी शिक्षण विधि में सत्य कथन है। मॉन्टेसी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। ये अच्छी बात है भाई। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। कर्मित लघु पदों का सिद्धांत है। अभिकर्मित यानी कर्मित। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चा। एनसीएफ 2005 के अंदर से एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता की। किंडरगार्टन के संबंध में सत्य कथन है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। किंडरगार्टन से भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा नहीं दी जा सकती। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जाती है? तो वह सामाजिक पर्यावरण से। भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या सीमाएं हैं? ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सी? भाषा शिक्षण नहीं, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली।
भाषा शिक्षण प्रणाली की विशेषता का महत्व है। व्यावहारिक ज्ञान। कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमेरिकन विधि पर आधारित प्रणाली है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली। पढ़ना की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि है देखो और कहो विधि। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। किस विधि में छात्र विशेष सामान्य की ओर नस्वार निगमन विशेष सामान्य की ओर आगमन में आविष। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है प्राथमिक स्तर पर। कैसे के बीते मोरिया रे जान जावे काला कपड़ा पहन जावे, यानी बच्चे रसास्वादन के साथ जोर जोर से बोलते हैं। रसास्वादन विधि आधारित है तो रस के आधारित है, ठीक है। बच्चों को मतलब जोर जोर से बोलने में रसास्वादन मिलता है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रतिपादित की मॉन्टेसरी ने। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा में बढ़ती है? निगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखन की रचनाएं पढ़वाई जाती है? ये भाषा शुद्ध हो सके। भाषा शिक्षण विधि में कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी के लिए उपयुक्त है? प्रदर्शन आगमन दिगमन हरबटी। आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायक की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? तो वो मौन वाचन। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य है अर्थग्रहण तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है कक्षा अभिनय प्रणाली। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का भाषा शिक्षण का ज्ञान करना प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? कविता के लिए गीत और अभिनय प्रणाली है। वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वर्णनात्मक के लिए शब्दार्थ कथन प्रणाली। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। कॉल्डवेल कुक ने खेल विधि कॉल्डवेल कुक। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? सूत्र विधि संस्कृत से आई है। सुकृत प्रश्नोत्तर विधि। वुडवर्थ प्रश्नावली विधि। योजना विधि का जन्मदाता योजना किसने दी? जॉन डीवी ने। किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? व्याख्यान विधि में वक्ता। व्याख्यान विधि में वक्ता आवश्यक है। कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है? संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना चाहिए, अनेक रूपों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा चरण आर्भटीय विधि का उदाहरण नहीं है? विशेषीकरण प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण विषमय विषयोपस्थापना। ये कुछ अलग लिखा हुआ है। सामान्यीकरण है इसका मतलब। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है। इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरणात्मक विधि में। अनुकरण व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। रचना शिक्षण की विधि नहीं है तो भाषा शिक्षण रचना शिक्षण की नहीं है। खेल विधि कॉल्डवेल कुक। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है तो वह है परोक्ष विधि। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है वाचन गति का विकास करना। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं। श्रुत लेखन में तो लेखन आता है, वाचन कहाँ से आएगा बीच में? इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में जोड़ने वाली समग्रता या एकता को प्रकट करता है रिस्क के अनुसार। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। ये भाषा शिक्षण विधि का द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक कक्षा द्विभाषी नहीं आती है, मातृभाषा होती है प्राथमिक कक्षा में। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करवाना। हरबटीय विधि का दोष नहीं है, ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये इसका दोष नहीं। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
साकी या विग्रह विधि में छात्र प्रश्न उत्तर स्वयं बनाता है, ये गड़बड़ है। ध्वन्यात्मक विधि में वर्णमाला सीखने से संबंधित है, ठीक है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों एवं दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावादी आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन से शिक्षण व्यूह रचना जनतंत्रात्मक है, परियोजना। आगमनात्मक जेरोम ब्रूनर। शैक्षिक उद्देश्य, यह गड़बड़ है, किलपैट्री की परियोजना है। संकल्पना मानचित्र नोवेक। कॉन्सेप्ट मेकिंग हेरिस्टिक आर्मस्ट्रांग। विज्ञान शिक्षण की विधि जिसमें शिक्षक सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाते हैं उसे कहा जाता है निगमन। नस्वार है ये तो। किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति प्रेषित किया जा सकता है। प्रश्नोत्तरी। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग, तो व्यास प्रणाली में कथावाचक शिक्षक होता है व्यास प्रणाली में। खंडान्वयन प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा। विधि एवं प्रविधि। विधि अधिक व्यापक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। एक विधि के अंचल में कई विधियां समाहित हो सकती है, जबकि प्रविधि में सब निर्भरता नहीं होती है। प्रविधियों को एक विशेष ज्ञान अवसर तरीका जिनके द्वारा किसी विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति या अधिगम में सहायता मिलती है। प्रविधियां विधियों के समान व्यापक नहीं होती है। व्याख्यान विधि इतिहास शिक्षण की परंपरागत एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। उच्च स्तर के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कौन सी व्याख्यान विधि, इसे चाक या टॉप विधि कहा जाता है। व्याख्यान विधि को चाक या टॉक विधि कहा जाता है।